Hey, hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself युवराज गवानी, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आज का अपना डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे होने वाला है और वो इस बायोलॉजी के सबसे बेसिक चैप्टर है और उनको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेटेज वाइज उसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस चैप्टर को अपन को ठीक से करना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर से। सबसे बेसिक चैप्टर है और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले याद रखो व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, इसके दो लाइन सुनेंगे। एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए एंड परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो सेल ने करना चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे अपन, सेल बोलेंगे। ठीक है, और क्या है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट। सेल में जो होता है वो अगर किसी स्ट्रक्चर में नहीं है तो उसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यहाँ साइंटिस्ट के नाम दिए, उसको याद रखना है। एंटोन ओन लेवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। तो लाइव सेल पहले किसने देखी, एंटोन ओन लेवनहुक। तो यहाँ MCQ बन सकता है, इन साइंटिस्ट को याद रखो। और आगे भी रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्क्राइब न्यूक्लियस और डिस्कवर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब सेल थ्योरी में आप देखो, यहाँ भी साइंटिस्ट के कुछ नाम है। मिथियास शेल्डन। मिथियास शेल्डन ने क्या किया था, एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिसने क्या किया, प्लांट पे स्टडी करके उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो सेल की स्टडी किसने की, मिथियास शेल्डन ने की 1838। इनका ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट और साइंटिस्ट आता है थियोडोर शॉन। उन्होंने भी सेल में स्टडी की और इन्होंने, अब जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल्स पे काम किया। ठीक है, एनिमल सेल को इन्होंने डिस्कवर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये किसने बताया था, अपने शॉन सर ने बताया था, जो कि जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हो गए। उसके बाद शेल्डन और शॉन, जो ऊपर का था ना, शेल्डन और शॉन, इन दोनों ने मिला के क्या किया, सेल थ्योरी दी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो शेल्डन एंड शॉन, ये दो साइंटिस्ट ने मिलके सेल थ्योरी दी, जिसे बाद में रिन्यू किसने किया, रुडोल्फ विशॉ। रुडोल्फ विशॉ 1855 ने 55 में उन्होंने क्या किया, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने बताया था, रुडोल्फ विशॉ ने बताया था। ठीक है, तो ये 3-4 साइंटिस्ट के नाम है इस चैप्टर से, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें आपको बहुत बेसिक है, ये आपको पता ही होगा कि सेल में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जा, पैरेट, ये सब ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के। ठीक है ना, तो यहाँ देखो गोल्जा कॉम्प्लेक्स, ER, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये सब जो ऑर्गेनेल्स है, एक तो सेल खुद मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ठीक है ना, तो आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इन सेल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक बार ठीक से पढ़ के पूरा डिफरेंस आप लिख लो और उसको याद कर लो, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स। तो जो एक राइबोसोम होता है, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों में उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं रेड ब्लड सेल ऐसी होती है, राउंड एंड बायकॉन्केव। तो आपको ये याद रखना है, बायकॉन्केव होती है, बायकॉन्वेक्स नहीं। रेड ब्लड सेल बायकॉन्केव होती है। ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप होती है, एक लॉन्ग एंड नैरो होती है, कॉलमनार सेल, ये नर्व सेल है, ब्रांचड एंड लॉन्ग। ये अपनी ट्रकियड इलोंगेटेड होती है, ट्रकियड सेल। और जो ये प्लांट की है, ये दोनों जो होती है वो प्लांट में होती है। ठीक है ना, फिर ये कौन सी है, मीजोफाइल जो होती है वो राउंड एंड ओवल होती है। ठीक है ना, ये देखो, ये 3 to 5 माइक्रोमीटर किसका डायमीटर दिया है या किसका मेजरमेंट दिया है, वो एक बार देखो। सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल सेल कौन सी होती है, एग होती है। ठीक है ना, ऑस्ट्रिच जो लार्जेस्ट होती है। ठीक है ना, सॉरी, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच की होती है। आरबीसी जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ो।
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने के बाद उसका डिफरेंस आपको कंपेयर करना है। तो ये आपको वहाँ से पढ़ लेना है, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेल ये ऐसा चैप्टर है जिसपे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, 4 एमसीक्यू बनते हैं, 3-4 एमसीक्यू बनते हैं। तो ये जो पीपीएलओ याद रखो, पीपीएलओ, ठीक है। तो पीपीएलओ याद रखो 0.1 माइक्रोमीटर का है, वायरस इसका डायमीटर जो भी डायमेंशन है वो याद रखो। अब सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में आओ, उसमें ग्राम पॉजिटिव सेल और ग्राम नेगेटिव सेल क्या होता है, उनमें डिफरेंस कैसे होता है वो आपको देखना है, ठीक है। स्लाइम लेयर क्या होता है, कैप्सूल जो आउट कवर होता है ना, थिक एंड टफ कवर सेल के ऊपर, उसे कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल तो सबको पता है, और सेल वॉल के फंक्शंस आपको याद करना है, ठीक है। फंक्शंस सेल वॉल के याद करना है, तो यहाँ फंक्शंस दिए वो याद करो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, वो देखना है आपको। फिर अपन को नीचे आओ, हाँ यहाँ जो है ना फ्लैजेला, जो फ्लैजेला के पार्ट्स होते उसको देखना है। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, ये फ्लैजेला के पार्ट होते हैं और ये अपेंडेजेस में आते हैं, ठीक है ना। अपेंडेजेस में पिलाए, फिमरे, फ्लैजेला आते हैं, ठीक है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, अब राइबोसोम के भी टाइप होते हैं, कौन सा 50S है, कौन सा 40S है, 30S है, 80S है, 60S है, सॉरी 80S नहीं होता, 60-40 होता है। यूकैरियोट्स में 50-30 होता है, अपने सॉरी 50-30, हाँ प्रोकैरियोट्स में होगा 50-30, यूकैरियोट्स में होगा 60-40। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, जहाँ कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर किया हो उसे इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। फिर गैस वैक्यूल्स भी होते हैं जो कि ब्लू, ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है। अब यूकैरियोटिक सेल, अब तो हो गया पूरा ऊपर का प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखो, यूकैरियोट सेल का और प्रोकैरियोट सेल का आपको डिफरेंस बनाना है, ठीक है। डिफरेंस आपको खुद से लिख के लेना है और उसको कंपेयर करके याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें ये सब ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रखनी है। तो यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये जो होता है अपना न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल गोल वाले राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम होता है, ठीक है। तो इनको जो भी नाम है इनका ये याद रखो। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन में आपको याद रखना है कि 1950s में उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सबसे पहले किसकी स्टडी की थी, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की थी, ठीक है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन में एक थ्योरी आती है, कौन सी थ्योरी होती है वो इसमें दिया होगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन में एक तो मेजरली लिपिड्स जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर और आपको क्या याद रखना है, हाँ यहाँ परसेंटेज दिया है, कितना प्रोटीन होता है, कितना लिपिड होता है, ये इसका 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, ये आपको याद रखना है आरबीसी सेल के अंदर, ठीक है। तो ये उसका, हाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना, ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये किसने किया था, सिंगर एंड निकल्सन, इन साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी सब्सटेंसेस है, ठीक है, उसका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ऑस्मोसिस, जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, बाय डिफ्यूजन होता है। एक्टिव ट्रांसफर, जिसमें एटीपी का यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, और कौन से सब्सटेंस का पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब सेल वॉल है, सेल वॉल को पढ़ो, उसके फंक्शंस दिए हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके पास दो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें दो आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ का काम क्या होता है, उसको ये होता है स्टेरॉइड फॉर्मेशन, ऐसा कुछ उसका काम होता है, ठीक है ना। तो एक बार वो देखो, स्मूथ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सॉरी स्टेरॉइड नहीं, लिपिड, लिपिड सिंथेसिस जो होता है वो एसीआर का काम होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ये भी ये करता है, ठीक है। एसीआर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज इन एसीआर, हाँ वही बोल रहा था मैं, स्टेरॉइड का भी कुछ तो है। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो भी एसीआर में सिक्रेट किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। गोल्जी apparatus देखो, गोल्जी apparatus किसने दिया था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कैमिलो गोल्जी, इसने 1898 में गोल्जी apparatus दिया था, और उसमें ये डायमीटर भी उसने बताया है 0.5 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर। ये डायग्राम याद रखो गोल्जी apparatus की, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है वो आएगा, यहाँ से वो मैच्योर होके जाएगा। गोल्जी apparatus बेसिकली मैच्योरेशन होता है, ठीक है ना।
ये याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सा बॉर्डर कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, सिस ट्रांसफेस, ये सबको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्म फंक्शन। हाँ, यहाँ पैकेजिंग मटेरियल, ये पैकेजिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है। ये गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ, गोल्जी ऑपरेटर इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक्चुअली क्या फॉर्म करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। गोल्जी जी से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का ग्लाइको और लिपिड का भी ग्लाइको जी से, ठीक है ना। तो याद रखो। लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेडेशन करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। सेल जब अपोप्टोसिस करती है, सेल डिस्ट्रक्शन करती है, तब लाइसोसोम को बर्स्ट करती है। तो इसमें कौन से एंजाइम होते हैं वो याद रखो। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें स्पेस हो, ठीक है। वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें स्पेस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल, जो अमीबा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना। इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल्स होते हैं, जिसमें फूड पार्टिकल्स को रखा जाता है, ठीक है। ये देखो। और नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज मेड ऑफ वैक्यूल्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। अगर आप कुछ नहीं याद रखते इस चैप्टर से, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को तो याद ही रखना है, क्लोरोप्लास्ट को याद रखना है, आगे भी बताऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा याद रखो, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी है। मैट्रिक्स क्या होता है, क्रिस्टा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, ठीक है ना। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस करता है ना, एनर्जी पावर हाउस होता है। और खुद का डीएनए भी होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, फ्यू आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है उसके पास। तो खुद के पास बहुत कुछ होता है, ठीक है। और डिवाइड कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, फिशन से डिवाइड करता है। प्लास्टिड, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे तीन उसके टाइप्स होते हैं। उसको याद रखो कि क्लोरोफिल किस में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, केराटिनोइड पिगमेंट किस में होता है, और क्रोमोप्लास्ट में होगा, ठीक है। फिर ज़ैंथोफिल होगा उसमें। और जो अमाइलोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अल्यूरोप्लास्ट होता है जिसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट अमाइलोप्लास्ट में। इलायोप्लास्ट में क्या होगा, फैट होगा, ऑयल होगा। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। थाइलैकॉइड क्या होता है, फिर ग्रैनम क्या होता है, और ये आपको याद रखना है। थाइलैकॉइड एक बार देख लो क्या होता है थाइलैकॉइड, ठीक है। और उसका नंबर भी वैरी करता है, कि उनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। क्लोमाइडोमोनास में कितने होते हैं, एक होता है एक सेल में। और जो ये होता है ना ग्रीन अलगी, उसमें 20 to 40% सेलिन मिजोफिल होता है, ठीक है। तो उसका नंबर वैरी करता है, उसका नंबर कोई फिक्स नहीं है। और उसके पास भी अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये भी याद रखो, ठीक है। 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ये उसके पास होता है। अब राइबोसोम में देखो, राइबोसोम में वही जॉर्ज पैलेडे ने जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम, उसको डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके, ठीक है। तो उसमें याद रखना है कि 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट में होता है, 70S होता है प्रोकैरियोट में। अब 80S में भी दो हो गए, ठीक है। 80S में दो होते, 60S 40S, और 70S में 50S 30S। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट में ये डिवीजन होता है, ठीक है। राइबोसोम इस तरह के होते हैं, ठीक है। और उसमें जो यस जो है लास्ट में 40S, यस डिनोट क्या करता है, स्वेडबर्ग्स यूनिट डिनोट करता है, ठीक है, जिसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साइटोस्केलेटन, इसको भी एक थोड़ा सा याद रखो। साइटोस्केलेटन में जो भी अपने फिमरे सिलिया फ्लैजेला है, ठीक है, सिलिया फ्लैजेला ये इंपॉर्टेंट आता है, सिलिया फ्लैजेला। और ये डायग्राम याद रखो, ठीक है। सेंट्रल शीथ क्या होता है, रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रहे। एक्सोनियम में क्या होता है, ठीक है, कार्टविल अपीयरेंस किस में होता है, ठीक है, 9+2 अरे क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। रेडियल स्पोक क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल देखते हैं। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से राइट एंगल में बने रहते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रोजोम। और सेंट्रोल क्या होता है, बोथ द सेंट्रोल एंड सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे होता है। और हब और स्पोक्स क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है,
ट्रिपलेट जो से इसमें होता है ना, ट्रिपलेट अरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियस, हाँ इंपॉर्टेंट अब आता है न्यूक्लियस। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, और अपना न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल के डिफरेंसेस याद रखना है, ठीक है। और राइबोसोम एक याद रखना है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस में पूरा याद रखो, न्यूक्लियस में पूरा याद रखो, सब चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पूरा याद रखो, पूरा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। क्रोमोसोम भी है, यही न्यूक्लियस का पार्ट है। मेटामेरिक कैसे होता है, सब मेटामेरिक, एक्रोसेंट्रिक, यहाँ उनके डायग्राम भी दिए है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, न्यूक्लियस पूरा इंपॉर्टेंट है। सेटेलाइट डीएनए क्या होता है ये भी आपको देखना है, ठीक है। क्या है सेटेलाइट, समटाइम फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो जिसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सेटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोबॉडीज एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी की चीज़ें सभी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी है। समझ में आएगा। चलो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके देखे क्या, कहाँ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, शेल्डन शॉर्न फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, Virchow explained the cell formed from pre-existing cell. A unicellular organism carries out its life activity within a single cell. ठीक है, ये तो बराबर है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था क्या, नहीं, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, फटाफट कमेंट में बताओ। सेल किधर गया, अरे यार, हाँ सेल किसने डिस्कवर किया है सबसे पहले, एंटोन लियोनॉक, लाइव सेल उसने देखा है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर न्यूक्लियस किया है, सेल किया है क्या, नहीं। तो ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, सेल या न्यूक्लियस, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दो चैप्टर है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक है एंड इम्पॉर्टेंट है। अब इस सेल साइकिल में आपको पूरा सेल साइकिल को पढ़ना है, क्या कौन सा फेज होता है, G1 S फेज, G2 फेज, M फेज, इस सब चीज़ें को आपको देखना है। तो फेजेस ऑफ सेल को आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। अब हर एक फेज का कुछ फीचर होता है, उसको भी आपको देखना है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड फीचर्स, देयर फीचर्स, तो यही से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देयर फीचर्स, पहले इस पे ये कैलकुलेशन टाइप के भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते हैं, ठीक है। इंटरफेज एम फेज, बेसिकली ये दो होते हैं, इंटरफेज एम फेज। अब इंटरफेज में भी फिर डिवीजन होता है G1 S और G2 फेज, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये बातें याद रखनी। इस फेज में सिंथेसिस होता है, किसका होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। जो 2C होता है वो 4C में कन्वर्ट हो जाता है, तो डुप्लीकेशन होता है इस फेज में, ये आपको याद रखना है। N का 2N हो जाएगा। क्विसेंट स्टेज क्या होती है, इस पे एमसीक्यू बनता है, ठीक है, एमसीक्यू बनता है। क्विसेंट स्टेज जहाँ सेल कुछ नहीं करती, इनएक्टिव स्टेज में रहती है सेल, उसे बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एम फेज जो है उसमें क्या होता है, इसमें होता है अलग अलग फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये एम फेज में आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब प्रोफेज क्या क्या फीचर्स है, तो यहाँ से पढ़ लो प्रोफेज के फीचर्स, ठीक है। फिर मेटाफेज के फीचर्स पढ़ना है, ये पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर एक फेज मैंने बताया इस चैप्टर में आपको क्या करना है, फेज और उसके फीचर्स, फेज और उसके फीचर्स। जैसे एम फेज है उसके क्या फीचर है, प्रोफेज है उसके क्या फीचर है, मेटाफेज उसके क्या फीचर है, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, ठीक है। फिर एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, अब जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए वो क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो एनाफेज में वही दिया है कि सेपरेट कर दिया, जो भी 2N था उसको N में सेपरेट कर दिया, यहाँ N आएगा, यहाँ N आएगा, ठीक है। 2N का डिवीजन हो गया इधर। तो सेपरेशन, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो यहाँ सेपरेशन होता है एनाफेज में। तो ऐसे फीचर्स याद रखना है, और वो अपोजिट पोल में मूव करते हैं। टेलोफेज जो होता है उसमें क्या होता है, क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, ये स्पिंडल पोल्स होते हैं, ये अपोजिट स्पिंडल पोल है, एक अपोजिट, वहाँ क्लस्टर बनाते हैं, और वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर डेवलप इनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम, और वहाँ न्यूक्लियर, ये देखो ये न्यूक्लियर इनवलप डेवलप हो गया, ये होता है इसमें। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अब ये साइटोप्लाज्म जो है वो
टूट जाएगा और दो सेपरेट सेल आ जाएगी, तो ये होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एक बार वो देखो, एनिमल्स प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्म होती है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है एनिमल में कैसे होता है, वो नॉच बनती है पहले। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंशियम लिक्विड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो ये आपको देखना है कि प्लांट में और एनिमल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है। सिग्निफिकेंस दिया है माइटोसिस का, सेल डुप्लीकेशन होता है माइटोसिस में। ठीक है ना, ऐसे उसके जो भी फीचर्स है वो आपको देखना है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कांस्टेंट रहता है, रिस्टोर होता है, जो भी फीचर्स है। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट दी है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू माइटोसिस इन सेल रिपेयर। तो सेल रिपेयर, जो भी जीआई ट्रैक के सेल है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के सेल्स है, जो भी यूरिनरी ट्रैक के सेल्स है, वो कॉन्स्टेंटली रिपेयर होते हैं। तो वो माइटोसिस के थ्रू रिपेयर होते हैं। ठीक है ना, अब मियोसिस देखते हैं। मियोसिस में दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 कैसे होती है, इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन। अब जो मेटाफेज हो गए ना, वही मियोसिस 1 होता है। तो उसमें एक सेल थी, उसमें सेपरेट हो गए। अब ये इसमें एन है, इसमें एन है। ठीक है, अब इसमें एन है, अब इसका डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसमें एन बनेगा, इसमें एन होगा। सॉरी, अब तक ये मियोसिस होता है, ये लाइक मियोसिस। अब जो ये सिमिलर डिवीजन होता है ना, ये लाइक माइटोसिस होता है। तो मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस जनरली स्पीकिंग। ठीक है ना, रफली अपन यही बोल सकते हैं। और एक सेल से यहाँ 4 सेल बनती है। ठीक है ना, 1 सेल से 4 सेल बनती है, ये आपको याद रखना है। अब मियोसिस 1 में जो फेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, ये सब कुछ सेल्स आते हैं। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। हैप्लॉइड मतलब एन बनता है। ठीक है, 2n वाली सेल से, यहाँ 2n है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, यहाँ नीचे देखो, हर एक सेल का आपको फीचर याद रखना है। ठीक है, पैचिटिन से एक होता है स्टेज। ठीक है, बाइवेलेंट, लेप्टोटिन। अब प्रोफेज 1 के अंदर भी फेजेस होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार इसको ठीक से पढ़ना है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। डिप्लोटिन होता है लास्ट में, कायस्मेटा फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर डायकाइनेसिस, फिर सेपरेशन होता है। ठीक है ना, फाइनल स्टेज इज डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस मतलब क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। जो भी कायस्मेटा फॉर्म होता है ना, वो टर्मिनल एंड पे आता है, उसे बोलते हैं डायकाइनेसिस। फिर मेटाफेज 1 आएगा, मेटाफेज 2 आएगा, एनाफेज 1 आएगा, फिर टेलोफेज आएगा। तो ऐसे उसका सेपरेशन होता है। ठीक है ना, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 सेपरेशन हो गया। अब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में भी सेम फेजेस है। ठीक है, और इनके फीचर्स आपको देखने हैं, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि सपोज मेरे पास एक सेल है जिसमें 36 क्रोमोसोम्स है, 36 क्रोमोसोम है, तो बताओ मियोसिस के बाद वहाँ कितने सेल्स बनेंगे। तो क्रोमोसोम का कोई रिलेशन है क्या, नहीं। सेल्स कितने बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, तो 4 सेल बनते हैं, समझ में आ गया। और ये हैप्लॉइड होंगे, जितने भी 4 सेल बने वो हैप्लॉइड होंगे। मतलब 36 मतलब कितना होता है, 18 होगा, इसमें 18 क्रोमोसोम होंगे एक सेल में। ठीक है, क्रोमोसोम समझ में आ गया। और सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस का जो भी सिग्निफिकेंस है वो इन्होंने दिया है। क्या है मियोसिस का सिग्निफिकेंस, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पेसीज। ठीक है, कंजर्वेशन होता है क्रोमोसोम नंबर का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आम होता है। मियोसिस कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपने गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जो भी गैमेट होते हैं वो किससे होता है, मियोसिस से होता है। और बाकी जो सेल रेप्लिकेट करती है वो माइटोसिस से करती है। इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। ये ऊपर के किसी एक फेज में होता है क्रॉस ओवर, फिर से डिटेल में पढ़ लो उसको। क्रॉस ओवर होता है, वहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्रॉस ओवर जिस फेज में होता है ना, वहाँ वेरिएशन आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्रॉस ओवर किस फेज में होता है, और कमेंट में भी बताओ कि क्रॉस ओवर किस फेज में होता है। ठीक है, ये अपना 2 चैप्टर्स खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ऐसे अपन 15 दिन तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता तब तक सारे चैप्टर्स को मैं यहाँ कवर करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको बताऊँगा। और देखो लास्ट का कुछ टाइम बचा है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है।
बहुत सारे लोग यहाँ आके हिम्मत छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अब तक आपने बहुत मेहनत की है, बस कुछ दिन और फिर आप मेरी जगह हो सकते हो या मुझसे भी ऊपर एम्स में हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मेहनत से ही बनती है। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे, टेंशन लोगे, नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम पास करोगे, बाबू सोना करोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो मेहनत करो, पढ़ाई करो और बायोलॉजी को टाइम दो। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देना है, बायोलॉजी आसान है मतलब टाइम नहीं देना है, लेकिन बायोलॉजी में ये भी ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है और मार्क्स भी आप ज़्यादा ले सकते हो। और जिनको बस ये करना है, नीट क्वालिफाई करना है, उनको तो कितना लगता है 170 180 मार्क्स लगता है। तो उनको सिर्फ बायोलॉजी करो, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ बस उनको करो, आपका 170 तो आसानी से आ जाएगा। आप कुछ भी किया हो अब तक, थोड़ा बहुत पढ़ाई की है और आप नहीं करोगे फिर भी आप नीट क्वालिफाई हो जाओगे। तो मुझे कमेंट मत करो कि नीट क्वालिफाई कैसे करें। 170 मार्क्स लाना कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, आसान है। थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है कि कौन से चैप्टर करूँ कौन से नहीं करूँ, तो कमेंट में बताओ मुझे, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट आपको दे देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।